26/11 मुंबई हमले के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत असल में कहां से हुई और कैसे हुई और किसने की? इन सभी आतंकवादियों को किसने इकट्ठा किया? कितने आतंकी आए थे और उन्होंने योजना बनाना कैसे शुरू किया? इन सब की ट्रेनिंग कहां की गई थी? जब हमला 27 सितंबर को होना था तो इसे 26/11 को क्यों टाला गया? और आखिर में भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा क्यों कम कर दी गई? पूरे हमले की योजना क्या थी? इसे कैसे अंजाम दिया गया? मुंबई पहुंचने के बाद 10 में से 2 आतंकवादी नाव में क्यों रुके रहे? कसाब ने अदालत में जिन छोटी छोटी बातों की पुष्टि की और अमेरिका द्वारा दी गई खुफिया जानकारी और भारत में इस मामले से संबंधित दायर आरोप पत्र में जो कुछ भी लिखा है, मैं इस वीडियो में उन सभी के बारे में जैसा है वैसा ही बताऊंगा। तो बात 1971 की है। पाकिस्तान में कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल नाम का एक सैन्य कॉलेज था, जहां 2 लड़के पढ़ते थे। एक का नाम था तहव्वुर हुसैन राणा और दूसरे का नाम था दाऊद सैयद गिलानी। ये दोनों कॉलेज के एक ही विंग में थे, इसलिए वे दोनों अच्छे दोस्त थे। इनमें से एक है तहव्वुर हुसैन राणा, जो पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर बन जाता है। इसके बाद वो एक कनेडियन नागरिक से शादी करके कनाडा में बस जाते हैं और वहां फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस नाम से एक वीजा ऑफिस शुरू करते हैं। आगे चलकर वे टोरंटो, न्यूयॉर्क और शिकागो में भी इसी कंपनी की और ब्रांच खोलते हैं। उनके स्कूल के दोस्त दाऊद सैयद गिलानी और उनके पिता सैयद सलीम गिलानी पाकिस्तान में काफी बड़े पदों पर थे। पाकिस्तानी राजनेता और बड़े बड़े लोगों से उनकी मुलाकात होती रहती थी और दाऊद सैयद गिलानी की मां का नाम एलिस सेरिल हेडली था, जो अमेरिका की रहने वाली थी। उनके पिता ने अमेरिका की एक लड़की से शादी की थी। उनकी मां पहले पाकिस्तान आई थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने तलाक ले लिया और वो पाकिस्तान छोड़कर वापस अमेरिका चली गईं। मैं एक बात और बता दूं आपको कि जो ये दाऊद सैयद गिलानी है, यही आगे चलकर मुंबई 26/11 अटैक का मास्टरमाइंड बनने वाला है। दाऊद सैयद गिलानी गोरे रंग का था। उसकी एक आंख भूरी और दूसरी नीली थी, इसलिए वो अन्य पाकिस्तानियों से अलग दिखता था। ये सब बातें आपको शायद अजीब लगें, लेकिन आगे चलकर इस पूरे हमले का मुख्य कारण इसी से जुड़ा है। दाऊद सैयद गिलानी 7 साल तक पाकिस्तान में रहा, फिर 1977 में वो भी अपनी मां के पास अमेरिका चला गया। अमेरिका में फिलाडेल्फिया नाम की एक जगह पर वो रहने लगा, लेकिन अमेरिका जाने के बाद भी वो पाकिस्तान से संपर्क में रहता था। वो कोकीन और ड्रग्स का व्यापार करता था और खुद भी इन चीजों का आदी था। इन्हीं कारणों से उसे अमेरिका में 2 बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया गया और लगभग 2000 तक वो अमेरिका से ही ये धंधे करता रहा। लेकिन 1 साल बाद 2001 में उसका मकसद थोड़ा बदल जाता है और वो पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद के संपर्क में आता है। और हाफिज सईद भारत पर कई हमले पहले ही कर चुका था और एक नए बड़े हमले की योजना बना रहा था। अब जब ये दोनों संपर्क में आते हैं तो हाफिज सईद को लगता है कि दाऊद सैयद गिलानी अपने अलग रूप रंग के वजह से उसके काम आ सकता है। उसे लगा कि दाऊद सैयद गिलानी का इस्तेमाल एक अलग तरीके से किया जा सकता है और भविष्य में वे उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और मुंबई हमले में उसकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 2001 में वो हाफिज सईद के संपर्क में आता है और 1 साल बाद 2002 में हाफिज सईद ने दाऊद गिलानी को पाकिस्तान में बुलाया और दावत दी। मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय में एक बेसिक ट्रेनिंग देता है, जो लाहौर के ठीक बाहर स्थित है। इस ट्रेनिंग के बाद फिर उसकी एडवांस ट्रेनिंग भी पीओके के मुजफ्फराबाद में हुई। इन्हीं कारणों से दाऊद गिलानी 5 बार पाकिस्तान आए और लश्कर के लीडर से मिलता था। फरवरी 2002, अगस्त 2002, अप्रैल 2003, अगस्त 2003 और दिसंबर 2003 में वो पाकिस्तान आया। जो कुछ भी हो रहा था उसे बार बार बुलाया गया, बार बार ट्रेनिंग दिया गया और हाफिज मुंबई हमले के लिए भारत के खिलाफ इन सब का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसने उसे बताया नहीं। उसे बस इतना बताया गया कि उसका इस्तेमाल कश्मीर के लिए किया जाएगा और भारत के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा था, मुंबई पर होने वाला हमला, इसकी फंडिंग पाकिस्तान की आईएसआई कर रही थी। इसके लिए इंटरपोल ने 2010 में 2 पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद जब दाऊद गिलानी की सारी ट्रेनिंग पूरी हो गई तो उसे लश्कर-ए-तैयबा के एक विदेशी विंग में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसको साजिद मीर ऑपरेट करता था। जब दाऊद गिलानी को इस विंग में ट्रांसफर किया गया तो साजिद मीर ने दाऊद से कहा कि तुम्हें कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम कुछ और तय किया गया है। अभी के लिए अमेरिका वापस जाओ और अपना नाम बदल लो, बाकी जानकारी तुम्हें वहां पहुंचने के बाद दी जाएगी। दाऊद ने वैसा ही किया।
वो अमेरिका लौटता है और अपनी मां का उपनाम इस्तेमाल करते हुए अपना नाम बदलकर डेविड कोलमैन हेडली रख लेता है। और 2005 में नाम बदलने के बाद डेविड पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है। नाम और राष्ट्रीयता दोनों बदलकर उसकी मां का नाम कर दिए जाते हैं, जिससे वो एक असली अमेरिकी नागरिक लगता है। बदले हुए नाम से उसे पासपोर्ट भी मिल जाता है। भारतीय एजेंसियों का मानना है कि इसमें पाकिस्तान की ISI ने मदद की है। अमेरिका में बिना किसी वेरिफिकेशन के नाम बदलकर ऐसे व्यक्ति का पासपोर्ट बनवाया गया जिसे अमेरिका सरकार ने ड्रग्स के मामले में 2 बार गिरफ्तार किया था। डेविड हेडली बनकर वो अमेरिका में इसी नाम से रह रहा था। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि स्कूल में डेविड का एक दोस्त तहव्वुर राणा था जो कनाडा चला गया था और अमेरिका के कुछ इलाकों में वीज़ा कंपनी चला रहा था। डेविड तहव्वुर से मिला और जैसे ही उसने लश्कर-ए-तैयबा का जिक्र किया, दोनों ने मिलकर जानकारी शेयर करना शुरू कर दिया। इस तरह अमेरिका में लश्कर ये सब कर रहा था। साथ ही पाकिस्तान में भी वे अलग अलग शहरों से ऐसे लड़कों की भर्ती कर रहे थे जो युवा थे, अविवाहित थे, जिनके परिवार में कोई नहीं था और जो अशिक्षित थे। ऐसे लड़कों की भर्ती की जा रही थी। अब 2005 में मोहम्मद अजमल आमिर कसाब नाम का 21 साल का एक लड़का था जिसे शॉर्ट में अजमल कसाब कहते थे। वो फरीदकोट, दीपालपुर, जिला ओकारा, पंजाब, पाकिस्तान में रहता था। 2005 की ईद थी। उसने अपने पिता से कुछ कपड़े मांगे, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया। गुस्से में आकर उसने घर छोड़ दिया और उसका एक दोस्त था मुजफ्फर लाल खान। उसने उसके साथ मिलकर चोरी चकारी शुरू कर दी। एक बार इन्हीं कामों के लिए वो रावलपिंडी में बंदूक खरीदने गया और वहां उसकी मुलाकात जमाते दुआ दावा के एक सदस्य से हुई जो लश्कर-ए-तैयबा का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक और कहानी है जिसमें कहा जाता है कि कसाब के पिता ने उसे लश्कर-ए-तैयबा को पैसों के लिए बेच दिया था और एक सफल ऑपरेशन के बाद उसे 1.5 लाख रुपए दिए गए थे। अजमल की तरह ही लश्कर-ए-तैयबा ने कुल 32 ऐसे लड़कों को इकट्ठा किया जो युवा थे, घर छोड़कर भाग गए थे, अविवाहित थे और अशिक्षित थे। ऐसे लड़कों को इकट्ठा करके एक टीम बनाई गई और भारत के खिलाफ एक योजना तैयार की गई। इसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। लश्कर की ट्रेनिंग 3 स्टेजेस में होती है, एक लास्ट स्टेज भी होता है। इस तरह अपनी टीम बनाने के बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। ट्रेनिंग के पहले स्टेज को कहा जाता है दौराए सुफ़ा। ये 21 दिनों का इनिशियल स्टेज का ट्रेनिंग है। इस चरण का प्रशिक्षण शुरू होने से पहले इस ग्रुप के सभी सुन्नियों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। फिर सभी को धार्मिक प्रशिक्षण दिया गया। वे सुबह जल्दी उठते थे, शारीरिक अभ्यास करते थे और इस चरण में बुनियादी धार्मिक प्रशिक्षण शामिल थे। प्रथम चरण के प्रशिक्षण के उस्ताद फहदुल्ला या मुफ्ती उस्ताद थे, यानी ट्रेनिंग के पहले स्टेज में वे हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान से मिलते हैं। दौराए सुफ़ा के पहले स्टेज से चयनित लड़कों को उस्ताद फहदुल्ला का पत्र मिलता है, भाई वसूल दौराए अम्मा, जिसका अर्थ है 2 स्टेज। दौराए अम्मा जो मानसेरा मरक में किया जाना था, वे इसके लिए योग्य है और ये पत्र इसी के लिए है। अब ये 2 स्टेज दौराए अम्मा 21 दिनों का है, जिसके लिए उन्हें बस में 12 घंटे का सफर तय करके मानसेरा ले जाया जाता है और फिर मानसेरा से उन्हें पहाड़ों पर ले जाया जाता है, जहां उन्हें बंदूकों और विस्फोटकों को असेंबल करना, नक्शे पढ़ना, सैटेलाइट फोन का उपयोग करना, उनके कोड पढ़ना, प्राथमिक चिकित्सा आदि का शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरे स्टेज की ट्रेनिंग पूरी होने के कुछ दिनों बाद उन्हें 1 सप्ताह के लिए घर भी भेज दिया जाता है। और इस दौरान जब अजमल घर वापस गया तो उसने अपनी मां को बताया कि वो क्या कर रहा था। अजमल ने अपने दोस्तों को कराटे सिखाया जो उसने सीखा था। अब उनका 1 सप्ताह समाप्त होता है और वे वापस आ जाते हैं। फिर उन्हें मॉडल टाउन जिले के ओकारा में स्थित लश्कर-ए-तैयबा के ऑफिस में बुलाया जाता है और फिर वहां से उन्हें तीसरे स्टेज के लिए POK के चहलबंदी हिल्स यानी मुजफ्फराबाद में भेजा जाता है। और ये तीसरा स्टेज सबसे कठिन था। इसका नाम दौराए खासा था। तीसरे स्टेज में एडवांस युद्ध कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है और उस क्षेत्र की बस्ती को बैतुल मुजाहिदीन कहा जाता था। यहीं से कश्मीर और भारत पर हमलों की योजना बनाई जाती थी और ट्रेनिंग दी जाती थी। और जब भारत जवाबी कार्यवाही करता था तो इन्हीं क्षेत्रों को निशाना बनाया जाता था। अब तीसरे स्टेज की ट्रेनिंग एडवांस थी, इसलिए उनके उस्ताद बदल दिए गए। यहाँ उनके उस्ताद अबू मुआविया और अबू हंजला थे, जो उन्हें घंटों तक विस्फोटक और बंदूकें देते थे और उन्हें बिना थके गोली चलाने का आदेश देते थे। उन्होंने ये सब सिखाया और एक और ट्रेनिंग दी जिसमें उन्हें 60 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए भारी सामान के साथ पहाड़ पर चढ़ना पड़ता था। ये ट्रेनिंग लगभग 1.5 महीने तक चली थी, जिसमें कई लोग शहीद हो गए थे।
इस लास्ट स्टेज में ऐसे 10 लड़के थे जो ट्रेनिंग के बीच में ही भाग गए थे। इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान लश्कर के प्रमुख हाफिज सईद, जकीउर रहमान और कफ्फा सभी आते जाते और निगरानी करते थे। उनके आने पर सभी उस्ताद और जवान उन्हें फौजी अंदाज में सलाम करते थे। 3 स्टेज के बाद 15 जवान बचे और उन्हें 4 स्टेज की ट्रेनिंग दी गई, जिसका नाम था द्वारा रिबात। ये एक सीक्रेट ट्रेनिंग थी जिसमें यह सिखाया जाता था कि अगर कोई पीछा कर रहा है तो क्या करना चाहिए, जब आपको लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स ना मिले तो क्या करना चाहिए। इसमें 2 जवान भाग गए और कुल 10 जवान बचे। अगस्त 2008 में केवल 10 जवानों ने ही ये ट्रेनिंग पूरी की, यानी अगस्त 2008 में उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई थी। शुरू से लेकर अंत तक इस ट्रेनिंग में कुल 15 उस्ताद थे, यानी कुल 15 ट्रेनर थे। ये उन 15 ट्रेनर के नाम हैं: अबू मुफ्ती सईद, अबू बशीर, हकीम साहब, अबू मुआविया, अबू अब्दुर रहमान, अबू फहदुल्ला, अबू अनीस, हाफिज सईद, अबू सरिया, अबू हमजा, जकीउर रहमान, अबू इमरान, कहाफा, अबू हंजला पठान, अबू सईफुर रहमान। बीच बीच में मेजर जनरल साहब नाम का एक व्यक्ति भी आता जाता रहता था। सब उसे मेजर कहकर बुलाते थे। बताया जाता है कि वो पाकिस्तानी सेना से था। उसका असली नाम आज तक पता नहीं चला है। अब इस ट्रेनिंग के बाद कुल 10 लोग बचे थे जिनकी ताकत अद्भुत थी और वे हर दौर में दूसरों को पछाड़ देते थे। और इन 10 में से इस्माइल नंबर 1 था, इसीलिए उसे मुंबई हमले का उन 10 लड़कों का मुखिया बनाया गया था। तो कुल 10 लड़कों का चयन किया गया था। ये उनके असली नाम है: इस्माइल खान, इमरान बाबर, नासिर अलियास नज़ीर अहमद, हाफिज अरशद, मोहम्मद आमिर, फहदुल्ला, जावेद और अबादुल छोटा, शोएब। आपको पता होगा सेना में एक जोड़ी प्रणाली होती है। इसी तरह उन्हें भी 2-2 के ग्रुप्स में बांटा गया था, जिन्हें पाकिस्तान में बुढ़िया कहा जाता था। यानी कुल 5 टीमें थीं, जिनमें से प्रत्येक में 2 लोग थे। जैसे कसाब और इस्माइल एक टीम में थे और इन 5 टीमों ने अलग अलग दिशाओं से कोऑर्डिनेटेड तरीके से मुंबई पर हमला किया। मैं इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। लेकिन जिन 10 लड़कों का चयन हो गया था, उन्हें 1 महीने बाद सितंबर 2008 में ट्रेन से कराची ले जाया गया और उन्हें गुप्त रूप से अजीजाबाद मोहल्ले में ठहराया गया। ये इलाका समुद्र के पास था, इसलिए उनका समुद्री ट्रेनिंग भी शुरू कराई गई। इस ट्रेनिंग में उन्हें 2 नावों में रखा गया और हकीम साहब नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें 3 दिनों तक ट्रेनिंग दी, जिसमें समुद्र की गहराई, दिशाओं, समुद्री मीलों को समझना, मछली पकड़ना और तैरना सब कुछ सिखाया गया। इस ट्रेनिंग के लास्ट में उन्हें किस स्थान पर जाना है, कौन सा रास्ता लेना है, ये सब वीडियो के माध्यम से सिखाया गया। और इस कहानी में मुख्य भूमिका अमेरिका में रह रहे 2 स्कूली दोस्तों यानी वही डेविड हेडली और तहवुर राणा की है। तहवुर राणा फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम से अपनी वीज़ा कंसल्टेंसी चला रहे थे। हेडली उनसे मिला और उन्होंने योजना बनाई कि अगर उन्हें नियमित रूप से भारत आना जाना पड़े तो उनकी कंपनी को वहाँ एक शाखा खोलनी होगी और फिर भविष्य में उनकी वीज़ा कंसल्टेंसी कंपनी को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने मुंबई में अपनी शाखा खोली और डेविड हेडली अमेरिकी नागरिक जैसे दिखता था। उसके पास अमेरिकी पासपोर्ट था और एक अमेरिकी कंपनी भारत में अपनी शाखा खोल रही थी, तो कंपनी खोलने में कोई समस्या नहीं थी। इसके बाद डेविड हेडली सितंबर 2006 में वीज़ा के काम के बहाने पहली बार भारत आया। ये उसकी इमेज है जब वो हवाई अड्डे से निकला था और यहाँ पहुँचने के बाद उसने मास सर्वेलेंस करना शुरू किया। फोटो और वीडियो टेप लिए, ताजमहल होटल, ओबेराय होटल, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस, CST रेलवे स्टेशन सहित कई टीवी से डेटा इकट्ठा किया और साथ ही ये भी पता लगाया कि कहाँ उतरना पॉसिबल है, कहाँ उतरना प्रैक्टिकेबल होगा। उसने सारे वीडियोस और फोटो पाकिस्तान में भेजे और उसने ये सब एक बार नहीं किया। वो फरवरी 2007 में गया, फिर सितंबर 2007 में। इसके बाद लश्कर के लीडर ने कहा कि अगली बार जब आप जाएंगे तो जलमार्ग से जाएंगे और उन्हें सभी मार्गों को रिकॉर्ड करना होगा और छोटी से छोटी जानकारी भी लेनी होगी। और हेडली ने भी ऐसा ही किया। अगली बार अप्रैल 2008 में जब हेडली आया तो वो समुद्र के रास्ते आया। वो हर छोटी से छोटी बात का वीडियो बनाता था, यहाँ तक कि मामूली सी मामूली जानकारी भी नोट करता था और उसे पाकिस्तान को भेज देता था। बात यही खत्म नहीं होती थी। वो सिर्फ भारत में ही वीडियो नहीं बना रहा था, भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, राजनेता, उनसे भी उसने संबंध बनाने की कोशिश की। जुलाई 2008 में डेविड हेडली भारत आया। जिम में उसकी मुलाकात महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट से हुई और उसने उससे दोस्ती कर ली। दरअसल एक बार गाड़ी चलाते समय हेडली ने इनडायरेक्टली राहुल भट्ट को चेतावनी दी कि मुंबई में कुछ बड़ा होने वाला है। मुंबई पर हमला होने के बाद भी डेविड हेडली ने महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट को ईमेल भेजा
ये उस ईमेल की कॉपी है। डेविड हेडली द्वारा भेजे गए सभी फुटेज, जीपीएस कोऑर्डिनेट, तस्वीरें, वीडियो, सबका इस्तेमाल किया गया। लश्कर में जरार शाह नाम का एक व्यक्ति था जो कंप्यूटर एक्सपर्ट था। उसने एक पीपीटी और रिपोर्ट बनाई और उन 10 लड़कों को समझाया कि कौन कहां जाएगा और कब हमला करेगा। ये सारी बातें एक बड़े टीवी और 3D गूगल मैप पर दिखाई गई। कौन कौन से साथी किस जगह जाएंगे, कितनी भीड़ होगी, हमले का मध्यम क्या होगा, इन सभी बातों की जानकारी दी गई। अब सब कुछ पूरा हो चुका था। इसके बाद ये सभी लोग मुंबई पर हमले की तारीख का इंतजार कर रहे थे और फिर आखिरकार 13 सितंबर 2008 की तारीख आ गई। इसी दिन जाकिर उर रहमान लखवी आकर उन्हें बताता है कि 27 सितंबर 2008 को रोज़ा है और इसी दिन हमला किया जाएगा। सभी 10 लड़के बहुत खुश हो जाते हैं कि अब वो हमला करेंगे, लेकिन होता यह है कि ठीक इसी समय भारत की रॉ को कुछ सूचना मिलती है, जिसके कारण कई जगहों पर छापेमारी की जाती है। मुंबई और दिल्ली में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था, क्योंकि इन सभी खबरों को देखकर लश्कर के लीडर ने फैसला किया कि अब 27 सितंबर की तारीख को हमला नहीं करना है। इसलिए उन्होंने इस तारीख को हमला रद्द कर दिया। इस हमले के रद्द होने के बाद सभी लड़कों को अजीजाबाद में रखा गया और अगली तारीख के लिए सभी को सूचित किया गया कि वे हमले के लिए जाएंगे। इसके बाद 21 नवंबर 2008 को लखवी फिर से आया और घोषणा की कि वे 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला करेंगे। 21 तारीख को घोषणा हो गई और अगले दिन 22 नवंबर 2008 की सुबह लखवी इन 10 लड़कों के साथ समुद्र में पहुंचा। उन्हें भारतीय कपड़े दिए गए, उनके हाथों में कलावा था, उन्हें भारतीय फोन और सिम दिए गए और उनसे कहा गया कि वे इन्हें भारत पहुंचने पर ही खोलें। उन्हें कुछ कैश भी दी गई ताकि वे वहां टैक्सी ले सकें। सूखे मेवों के पैकेट, जीपीएस, सैटेलाइट फोन, सब कुछ दिया गया। उन्हें फर्जी आईडी कार्ड भी दिए गए। ये फर्जी आईडी और विवरण थे। ये सब देने के बाद उन्हें बताया गया कि जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हें बड़ी भीड़ दिखेगी, इसलिए ये मत सोचना कि कौन मुसलमान है और कौन हिंदू, सबको मार डालना। अगर तुम्हें अमेरिकी मिले तो उन्हें ज्यादा निशाना बनाना, लेकिन जब तुम होटल में जाओ तो मुसलमानों को वहीं छोड़ देना। और इन सभी निर्देशों के साथ जाकिर उर रहमान लखवी, जरार शाह, अबू हमजा और काफा ने उन्हें गले लगाया और 22 नवंबर 2008 की सुबह 7 बजे मुंबई पर हमले के लिए रवाना कर दिया। शुरुआत में वे एक छोटी नाव पर बैठे और 1.5 घंटे का सफर तय किया। उसके बाद सुबह 9 बजे के आसपास अल हुसैनी नाम का एक जहाज आया और वे सब उसमें सवार हो गए। पूरी रात इसी अल हुसैनी जहाज में बिताने के बाद वे आगे बढ़े। अगले दिन 23 नवंबर 2008 को दोपहर 12 बजे उन्हें दूर से एक छोटी भारतीय नाव दिखाई दी जिसका नाम कुबेर था। उन्होंने नाव को हाथ हिलाकर बताया कि इंजन बेल्ट टूट गया है और उन्हें मदद की जरूरत है। जैसे ही नाव में सवार मछुआरे उनकी मदद के लिए आए, उन्होंने नाव को हाईजैक कर लिया। इस कुबेर नाव में 4 लोग थे, जिनमें से 3 को उन्होंने मार डाला और नाव चला रहे अमरचंद को दिशा दिखाने के लिए अपने साथ रख लिया। इस अमरचंद की भी एक कहानी है कि 6 महीने पहले वो गलती से भारत की सीमा पार करके पाकिस्तान चला गया था और 6 महीने जेल में बिताए थे। इसलिए ये भी कहा जाता है कि शायद उसका भी कोई संबंध हो कि जब वो पाकिस्तान की जेल में था तब वो कहां से आया था, क्योंकि ये कोई संयोग नहीं है कि जो व्यक्ति 6 महीने जेल में बंद रहा और उसकी नाव को पकड़ा गया वो थोड़ा उपद्रवी था। एक और बात यह भी थी कि 1993 में हुए मुंबई हमले में जो RDX आया था वो इसी रास्ते से आया था। इस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और हेलीकॉप्टरों के जरिए निगरानी की जा रही थी, लेकिन 2006 में इस पूरे इलाके की निगरानी रोक दी गई। दरअसल हमले से कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने अल हुसैनी जहाज के कोऑर्डिनेट्स भारत को बता दिए थे कि तट पर कुछ होने वाला है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार M.K. नारायण ने भारतीय नौसेना के एडमिरल सुरेश मेहता और भारतीय तट रक्षक बल को सूचना दी थी कि कुछ होने वाला है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद भारतीय नौका, जिसका नाम कुबेर था, लगातार आगे बढ़ती रही और आखिरकार 26 नवंबर 2008 को ये घटना हुई। सुबह के 4 बज रहे थे। उन्हें दूर से मुंबई की इमारतें दिखाई दे रही थीं। इससे उन्हें समझ आ गया कि मुंबई नजदीक है। उन्हें डर था कि उन्होंने जिस अमरचंद को बंधक बनाया था वो चिल्लाकर तट रक्षक बल को बुला लेगा, इसलिए उन्होंने उसे भी मार डाला और नाव के पिछले हिस्से में रख दिया। इसके बाद उन्होंने कुबेर नाव को छोड़ दिया। E40MHL ये उस स्पीड बोट का मॉडल नंबर था जिसे उन्होंने पकड़ा था, जिसका सीरियल नंबर 1020105 था। योजना के अनुसार उन्होंने अपना भारतीय मोबाइल फोन चालू कर दिया,
हालांकि उस समय उन्हें नेटवर्क नहीं मिला, फिर भी वे मुंबई की ओर चल पड़े। यहाँ से मुंबई 4 मील दूर था। यहीं पर हम इस वीडियो को रोक रहे हैं, क्योंकि ये कहानी बहुत बड़ी है और इसे जल्दी जल्दी खत्म करना इसके साथ नाइंसाफी होगी। आपने अभी 26/11 की उस रात का पहला हिस्सा देखा, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। आखिर मुंबई ही क्यों चुनी गई? और 2 आतंकवादी नावों ने ही क्यों रुके थे? वो क्यों नहीं गए इनके साथ? कौन किस जगह पहुंचा और किसने कहां हमला किया? कितने मासूम मारे गए और कितने पुलिस व जवान शहीद हुए?